नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू जी राम जी पर मोदी के विरोध में मोदी के बिल को बताया बोझ। किसने? चंद्रबाबू नायडू ने। अब चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस बिल के आने के बाद में राज्य सरकारों पर जो बोझ पड़ेगी, आंध्रा तो इसे नहीं चुका पाएगा। अब आप दर्शक सोचिए, इसमें कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। अब कहा यह जा रहा है, चर्चाओं में यह आ रहा है कि मोदी सरकार सबसे कह रही है, अपने राज्यों से भी कह रही है, जहां अपनी सरकारें हैं इसकी उसे भी कह रही है, और जहां गठबंधन की सरकारें हैं उन लोगों को मनाने के लिए कह रही है कि कानून बना देते हैं, मत दीजिएगा काम। क्या फर्क पड़ता है? कौन आता है बोलने के लिए? फिर उसके बाद में कौन आएगा? अब बोलिए हमारे पास फंड ही नहीं है, मैं काम नहीं दे पा रहा हूं, कर्ज में डूबे हुए, कहां से देंगे हम? काम चल जाएगा, समर्थन दे दीजिए। इस मकसद से भारतीय जनता पार्टी किसके किसके ऊपर प्रेशर बना सकती है? अगर बहुत करेगी तो मानने के लिए मजबूर वह अपने राज्यों में कर सकती है, जहां जहां उसकी सरकारें हैं। तो ज्यादातर राज्यों में इसकी सरकार है। लेकिन जो सहयोगी दल है, नीतीश कुमार की तो बात छोड़ दीजिए। उनका मानसिक संतुलन जो है वह अब नहीं लगता कि सही है। जो बच्ची के सम्मान के साथ में खेल रहा है व्यक्ति, उसका हिजाब खींच करके, यह बेशर्मी तो किसी में नहीं देखी गई। किसी की संस्कृति को अपमानित किया जाए, नाम लेने लायक नहीं है। ऐसे नेता न हो हमारे देश में तो अच्छा है, जो बच्चियों का सम्मान न कर सके, किसी धर्म का सम्मान न कर सके, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करे ना। बहुत हो गया। लेकिन नीतीश होश में नहीं है तो चंद्रबाबू नायडू तो होश में है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भैया, इस पर मैं आपका साथ नहीं दे सकता। हम इतना बड़ा छल अपने वोटरों के साथ नहीं कर सकते। आपने हमेशा हमें धोखा दिया है। 14 में सरकार आई आपकी, उसके पहले हमारे राज्य का बंटवारा हो गया, तेलंगाना और आंध्रा अलग हो गया। तो मनमोहन सरकार ने कहा था कि हमें टैक्स फ्री करेगी 5 साल, जिससे हम अपने राज्य को आगे बढ़ा सके, तो वह कर दी थी। अब उसके बाद में हमारे पास उस वक्त कर्ज भी नहीं था, ना के बराबर था, हम आगे बढ़ा सकते थे। और आपके आने के बाद हम 4 लाख से ज्यादा के कर्जदार हो गए और विकास भी नहीं कर पाए। तो चूंकि जब उनकी सरकार चली गई 19 में चंद्रबाबू नायडू की, तो जगन मोहन रेड्डी की सरकार आई, और 18 में जब मोदी धोखा देने लगे तो 18 में समर्थन वापस ले लिया था चंद्रबाबू नायडू ने मोदी से, एनडीए से। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चर्चा में नहीं आया। लेकिन अब मोदी सरकार अल्पमत में है, यानी कि 240 सीटों के साथ है, बहुमत नहीं है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने का यह कहना है और यह मानना है कि आपने हमें कर्जदार भी बना दिया। जगन मोहन रेड्डी के साथ मिल करके आप अपना फैसला सुना करके, उनको मिला करके, और हमारे राज्य को कर्जदार भी बना दिया, जिसको का भुगतान हमें अब करना पड़ रहा है। और आपने जो 5 साल से 10 साल किया, उसका हमें लाभ भी नहीं दिया। वह भी 24 में खत्म हो गया, 10 साल। अब आपने टैक्स पे ढकेल दिया हमें, तो हमारा राज्य तो पिछड़ा रह गया और कर्जदार हो गया। जो कांग्रेस ने बिना कर्ज का प्रदेश दिया था, कोई कर्ज ही नहीं था, और उसे 5 साल आगे बढ़ाने का मौका दे दिया था, वह भी आपने छीन लिया और आपने कर्जदार भी बना दिया। तो आपकी किन बातों पर भरोसा करें? अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जब चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो मोदी के लिए मुश्किलें हो रही हैं।
कह रहे चंद्रबाबू नायडू कि जी राम जी यह राज्य सरकार पर एक बोझ है, आप योजना वह शुरू कीजिए जो आप कर सकते हैं। जब आप नहीं कर सकते तो क्यों उसे योजना को ला रहे हैं, क्यों वोटिंग करा रहे हैं? आप अपनी छवि बनाने के लिए क्या आप बड़ी मजबूत हैं? यह नहीं चलेगा। इस योजना का हम समर्थन नहीं करते हैं और हम सरकार के साथ नहीं है। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू यह जान गए कि यह जी राम जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास से मिटाने के लिए है और मजदूरों के साथ छल करने का है। चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से दूरी बनाते हुए 25 सांसदों के जुगाड़ में घूम रहे हैं। शायद लगता है कि अखिलेश यादव से जो मुलाकात चंद्रबाबू नायडू के लोगों की हुई और अखिलेश यादव ने जो संदेश चंद्रबाबू नायडू के पास भेजा, या रेवंत रेड्डी से जो मुलाकातें हुई जो राहुल गांधी की बड़ी खास है और तेलंगाना की सीएम है और चंद्रबाबू नायडू के बड़ी विश्वसनीय है, तो वह चंद्रबाबू नायडू अब एक्शन में निकल पड़े हैं। चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए हैं कि मोदी बड़ी घातक साबित होने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो इसलिए पीछा छोड़ा लो, इनके पास कुछ है नहीं। तभी तो मनरेगा को हटाया जा रहा है। मनरेगा में 90%, 90%, 100 रुपया में 90% केंद्र सरकार देती थी और अब मात्र 60% देगी। 40% राज्य सरकारों को देना पड़ेगा और राज्य सरकारें कर्ज में डूबी हुई तो वह कहां से ला करके देंगे। ऐसे में मोदी सरकार बड़ी भारी संकट में आ गई है। लेकिन इसी बीच आरएसएस के अंदर भी खरमंडल है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खरमंडल है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जी राम जी बिल को लेकर के वोटिंग होगा तो अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप जारी कर दिया कि हर कोई पार्लियामेंट में हाजिर रहे। अब अगर इस कानून के तहत वोटिंग हुआ और 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई मोदी सरकार, तब तो मोदी सरकार गिर जाएगी। तो फिर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना पड़ जाएगा कि इस सरकार के पास तो एक बिल पास करने के लिए जब नहीं है तो यह सरकार को क्या नाम की अल्पमत की सरकार है, यह बिल कैसे पास कर रही है? यह मान्य नहीं है। सरकार को बहुमत साबित करना पड़ेगा, विपक्ष हमलावर हो जाएगा और करना पड़ जाएगा। इसीलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने शीतकालीन सत्र को छोटा कर दिया, 50% कट कर दिया। अनुमान आज तक शीतकालीन सत्र 1 महीने का होता था। इस बार शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक छुट्टियों काट करके 15 से 16 दिन का हुआ और उसमें भी स्थगित हो गया। चर्चा हुई नहीं, 1-2 चर्चाएं हुई, बाद में फिर वही उठा पटक। तो मोदी सरकार यह जानती थी कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा और अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो जब दोस्त ना रहा तो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करो कि अब हु हल्ला करके और सत्र को आधा कर दो। आधा कर दिया, लेकिन क्या हुआ? इसी हर सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती हुई बैकफुट पर जाती रही, चेहरे काले करवाते रहे। उधर राहुल गांधी सोनिया गांधी पर ईडी मुंह की खाई, केस खारिज हो गया तो इन लोगों का चरित्र सामने आ गया, मोदी और शाह का, कि इन लोगों ने फंसाने की साजिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यह बात कही। अब मोदी शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब जब मोदी शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा मंगाया कि इस्तीफा दे दीजिए, अब आपके पास चेहरे बचे नहीं दिखाने के लिए। तो सरकार हु हल्ला करके भाग रही है, कुछ और लेकर के आए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कभी मोदी जी कब्र के नाम पर रोने लगते हैं, कभी मम्मी के नाम पर रोने लगते हैं, कभी मम्मी को लाइन में लगा करके रोते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कटपटी पे लगाने लगते हैं। यह तो तमाशा बन गया है। सरकार नहीं चल रही है, तमाशा चल रहा है देश के अंदर।
और इस तमाशे में यह सरकार खुद एक तमाशा बन गई है और यह देश देख रहा है। आने वाला वक्त इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। कहते हैं कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी कि हर तानाशाह की जैसे अंत होता है, इस सरकार का भी अंत नजदीक आ गया है। देखते हैं क्या होता है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के सामने आने वाली है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।